जब मैंने लोगों को बताया तुम्हारा ये खून का टेस्ट जिसके तुम 6,000 रुपए दे रहे हो, इसकी असल कीमत ही 17 रुपए है। किसी भी बारिश के अंदर आवाज लगा रहे होते थे कि मेरे करीब से गुजरने वाले शख्स आओ और मुझसे मौत ले लो। अगर इस बारिश में कोई भी आपकी गफलत की वजह से मरा तो आपके मालिकों के नाम से FIR कटेगी। ये इतनी हिम्मत आप में कहाँ से आती है ज़फर साहब? जब से पैदा हुए यही सब देख रहे हैं। कभी 10 साल यहाँ लिसानी बुनियादों में लोगों को मारा जा रहा होता है, कभी यहाँ अगले 10 साल मजहब और फिरके की बुनियाद पे मारा जा रहा होता है। मौत से तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगता? जिस तरह मैं सुबह अपने बच्चों को ये सोच के देख के निकलता हूँ कि शायद मेरा आज आखिरी दिन हो सकता है, इसी तरह उनको भी पता होता है कि हम अपने वालिद को देख रहे हैं, कुछ नहीं पता। जिसको ये दर्द पता होंगे कि जब घर में मौत होती है तो कितने लोगों से कर्जा लेना पड़ता है, उसको दूसरे के घर की मौत का दर्द पता होगा। हमने यतीम बच्चों को टीवी पे बैठा के भीख नहीं मांगी। हमने बुजुर्गों को बैठा के कभी ड्रामे नहीं किए कि हाँ भाई ख्वाहिश बताएं। नो, उनकी कोई ख्वाहिश होगी हमें बताएंगे, लेकिन हमें पता है क्या चीजें बेची जाती हैं, क्या नहीं बेची जाती। आप मेरे दायरे को नहीं, किसी भी गरीब की मदद करो और मुझसे बोलोगे मेरे घर के बाहर आके झाड़ू लगाओ, मैं लगाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़फर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच। आई नो आपका वक्त कितना कीमती है, दिन में आपके पास हज़ारों कमिटमेंट्स होती हैं और कोई ना कोई नई चीज़ भी आ जाती है। थैंक यू, आप हमें टाइम दे रहे हैं आज। इतना बड़ा कॉज, ह्यूमैनिटेरियन कॉज, जो बहुत वैसे तो बहुत सारे लोग चीज़ें कर रहे होते हैं अपने ओन पे, अपनी दिली सुकून के लिए या फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, लेकिन 10 साल पहले आप अपनी एक बहुत अच्छी जॉब करते हुए आपको क्या ख्याल आया कि मैंने ये फाउंडेशन जो है वो शुरू करनी है? देखिए, मैं पैदाइशी रज़ाकार हूँ। जब मैं छोटा था उस वक्त भी मुझे वो तमाम चीज़ें नज़र आती थी जो एक आम आदमी को नज़र नहीं आती। मुझे रोड पे पड़ा हुआ पत्थर नज़र आता था जिससे कोई शख्स ज़ख्मी हो सकता है। मुझे वो चीज़ नज़र आती थी कि जो मैं अगर छोड़ दूँ और किसी दूसरे बच्चे की ज़िंदगी में या उस लम्हे उस बच्चे की ज़िंदगी में खुशी आ सकती है, चाहे वो कोई खिलौना हो, चाहे वो कोई कंबल लिहाफ हो, चाहे वो कोई टॉफ़ी हो। तो मैं पैदाइशी रज़ाकार हूँ और मैंने तो जो आप छोटे से बच्चे थे तब से आप ये चीज़ें नोट रज़ाकार पैदाइशी होता है, तो रज़ाकार पैदाइशी होता है। वो ऐसा मुमकिन नहीं है कोई शख्स, या तो फिर इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा सानिया आ जाए कि उसमें शायद तब्दीली आ जाए और उसकी सोच चेंज हो जाए। लेकिन जो रज़ाकार होते हैं हमारे जैसे लोग, वो पैदाइशी होते हैं। उनको अगर हम आज भी शादी में जाते हैं, उस वक्त भी हम शादी ब्याह में जाते थे, तो कभी भी हमारी तरजीहात दूल्हा के भाइयों की ड्रेसिंग या दूल्हा की ड्रेसिंग या दूल्हा कितनी बड़ी गाड़ी में आया है, दूल्हा की एंट्री कैसे हुई है, कितने लोग नाच रहे हैं, कितने ढोल बजा रहे हैं, हमारी कभी भी तरजीहात ये नहीं होती थी। हमारी तरजीहात ये होती थी दूल्हा की फैमिली ने अपने किन करीबी रिश्तेदारों को इग्नोर किया हुआ है, चाहे वो उनकी बीमारी की वजह से, चाहे उनकी डिसेबिलिटी की वजह से, चाहे उनकी गुर्बत की वजह से, और वो उनके सगे रिश्तेदार हैं, सगा चचा है, सगा चचा के बच्चे हैं, सगी खाला हैं, सगी खाला के बच्चे हैं, तो हमारी नज़र उन पे होती थी, उस वेटर पे होती थी जो बेचारा शायद शादी के बाद 500 रुपये मिलने वाली टिप के ऊपर भाग भाग के किस तरह काम कर रहा है, फैमिली के पास आता है तो हंसते हुए उनको पानी सर्व कर रहा है, उनसे पूछ रहा है। तो हमें ये सब चीज़ें नज़र आती हैं और हमें बहुत साफ नज़र आती हैं चीज़ें। यही वजह क्या ये आपके पूरे ख़ानदान में ये माहौल था या ये आपको नज़र आती थी? खानदान में भी इसी तरह का है, लेकिन लाजिम बात है हर एक की अलग अलग नेचर होती है। जैसे 4 भाई हैं, कोई रिश्तेदार कोई चीज़ लेकर आया, बिलफर्ज एक मिठाई का डब्बा आया मिक्स, उसमें 3 मिठाइयाँ एक जैसी हैं, 4 बहन भाई हैं, तो कोई एक भाई उनमें से खुद से विड्रॉ कर जाता है कि मुझे मिठाई पसंद नहीं है, लेकिन उसको पसंद होती है, लेकिन वो चाहता है कि नहीं दूसरा भाई जो वो रोए ना है, परेशान ना हो। तो वो एक अलग तरबियत, एक सोच ही अलग होती है। जो रज़ाकार होता है, जो पैदाइशी रज़ाकार होता है, उनकी सोचने का अंदाज़ ही बहुत अलग होता है। तो ये आपके ख्याल में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने बहुत इस पे रिसर्च भी की होगी, ये आपके ख्याल में पैदाइशी जो ये जरासीम कहेंगे आते हैं एक इंसान में, ये कैसे आते हैं? क्या ये जेनेटिक है? क्या ये कोई हाउ डज दिस हैपन? देखिए, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमें समझ में आता है, कभी कभी लगता है कि शायद हम पागल हैं, कभी क्योंकि देखिए हम माफियात से लड़ रहे होते हैं, हम बहुत बड़े बड़े सिस्टम से लड़ रहे होते हैं। आप इस वक्त जिस जगह बैठी हुई हैं, या अरबों रुपए की वो मशीनें लगी हुई हैं खून टेस्ट करने की, जो पाकिस्तान के ना किसी सरकारी अस्पताल में ना किसी प्राइवेट अस्पताल में। अगर पूरे पाकिस्तान में इस वक्त भी डेंगू और मलेरिया के खून के टेस्ट मैनुअल हो रहे हैं तो यहाँ ये रिपोर्ट कर रहे हैं। आपके बिल्कुल पीछे देखें, रिपोर्ट खुद ब खुद
ट्यूब्स को हिला रहा है, शेक कर रहा है, खुद ही ऊपर से इंजेक्ट आता है उसको। ये सारा वो काम है जो देखें वो शेक कर रहा है अभी इस वक्त रोबोट, ऊपर से मशीन आएगी, इसमें इंजेक्ट जाएगा। ये वो काम है जो इस वक्त भी मुख्तलिफ जगहों पे या बड़े बड़े अस्पतालों में मैनुअल हो रहे हैं। यहाँ सब काम रोबोट कर रहा है। एक दिन के 35, 40, 50 हज़ार खून के टेस्ट हो रहे हैं। स्टाफ कितना है? 12-15 लोग हैं। सब ऑटोमेटेड है, सब रोबोटिक प्लांट हैं। ये अरबों रुपए की मशीनें लगी हुई हैं, ये छोटी मोटी मशीनें नहीं लगी हुई हैं। ये अमेरिकन बैकमैन लगा हुआ है 7 वर्जन, ये लगा हुआ है सीमेंस जर्मनी TLA, वो लगा हुआ है स्नाइप हांगकांग। ये जब मशीनें उतरी हमने दावा किया कि भाई ये पाकिस्तान के किसी भी अस्पताल में नहीं है। किसी भी का मतलब किसी भी में नहीं है। ये इतनी महंगी मशीन है और पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, किसी भी मुल्क में, किसी मुल्क के किसी भी शहर में कोई ऐसी खून टेस्ट करने की लैब नहीं है जो दावा करे कि मेरे शहर के जितने प्राइवेट अस्पतालों के मरीज हैं जो अपने खून का टेस्ट नहीं करा सकते महंगा, जितने सरकारी अस्पतालों के मरीज हैं और शहर में मौजूद 1.5 से 2 लाख प्राइवेट क्लिनिक्स के जितने मरीज हैं वो आंख बंद करके यहाँ आए जितने खून के टेस्ट हैं फ्री में करें। और उनको पता है कि रिजल्ट में कोई इधर उधर हो भी नहीं सकती। इस रिजल्ट को तो चैलेंज देखें, ये डॉक्टर्स माफिया जो है, जिस तरह लैब माफिया है, उसी तरह डॉक्टर्स को पैसे देती है ना लैब 50%, 40%। एब्सोल्यूट। वो डॉक्टर कैसे लिखेगा इस मशीन को? मैं इसका टेस्ट नहीं मानता। ये तो मशीन ही नहीं है कहीं पर भाई। और 2 मिनट में तो हम टेस्ट का रिजल्ट दे रहे हैं जो आपको हफ्ते बाद मिलता है किसी लैब से। तो ये तो बहुत ऊपर का काम है। अभी साल पूरा हुआ है 3 दिन पहले। तो 3 दिन पहले इस लैब को साल पूरा हुआ है। तो हमने यहाँ तकरीब रखी थी, तो हमने उसमें रिपोर्ट पेश की कि 48 लाख से ज़ायद हमने खून के टेस्ट किए, तकरीबन 8 लाख पेशेंट्स के। ये वो खून के टेस्ट हैं जिनकी कॉस्ट हमें शायद एक मरीज़ की 1500-2000 रुपये पड़ती है। लेकिन अगर यही टेस्ट वो किसी लैब में कराने जाएगा तो वो लैब उससे कम से कम भी 48,000, 40,000 रुपये ले लेगी। बिल्कुल। एक मरीज जिसके महीने में 2 बार टेस्ट होने, वो 1 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? इस वक्त मिडिल क्लास फैमिली जिनकी तनख्वाहें शायद 2 आदमी कमा रहे हैं, तो 1 लाख रुपए घर की है, तो वो एक वक्त का खाना नहीं खा पा रहे। नहीं, चूँकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, कि हम आवाम और हुक्मरानों में एक स्टेप का फ़र्क नहीं है, पूरे फ्लोर्स का फ़र्क है। 28 इतना गैप है। वो शायद एक बहुत अच्छे सफ़ेद पोश आदमी की जितनी तनख्वाह होती है, बहुत अच्छी फैमिली की, जिनके घर में गाड़ी भी होती है छोटी सी, तो उतनी शायद किसी एक मिनिस्टर के नौकर की तनख्वाह होती है। तो उसको क्या पड़ी है इस आवाम की ज़िंदगी को जानने का, इसकी खुशी, इसकी गम, इसकी बीमारी। ये सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, धक्के खाते हैं, ये खून के टेस्ट के लिए माफियाज। अभी कैंसर के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, हम शमीम शेखानी कैंसर फ्री अस्पताल लेके आ रहे हैं। जब मैंने वर्किंग की, मुझे मालूम हुआ जो रेडियोलॉजी 15 लाख रुपए की हो रही है, उसके अंदर तो सिर्फ वो केमिकल जो लग रहा है, एटॉमिक एनर्जी सारा, वो तो $89 का पर पेशेंट पड़ रहा है। तो आप किस बात के 15 लाख रुपए ले रहे हो? $multi-billion इंडस्ट्री बनानी है। तो बात ये है कि ये जो हम एक दिन में 30-30, 35-35 हज़ार टेस्ट कर रहे हैं, अगर इसकी जनरल मार्केट कराची की या लाहौर देखें जाके, तो ये भी करोड़ों रुपए के। तो जफर साहब, आपकी जिंदगी तो आपको बहुत खतरा महसूस होता होगा। लाज़मी बात है। देखें, जिस वक्त मैंने तो बहुत सारे लोग पड़े होंगे। जब मैंने 2019 की बारिश से 3 दिन पहले वीडियो बनाई कि अगर इस बारिश में, कराची में एक बड़ा मसला था। मसला ये था कि इलेक्ट्रिक ने जहाँ सारे तार हटाए और वहीं उन्होंने जो अर्थ का तार होता है वो भी निकाल लिया। अब 6.5 लाख पोल जो हैं वो किसी भी बारिश के अंदर आवाज़ लगा रहे होते थे कि मेरे करीब से गुजरने वाले शख्स आओ और मुझसे मौत ले लो। अच्छा, मौत कैसी थी? मौत ऐसी थी लाइक हार्ट अटैक। अब मैं अगर बिलफर्ज अपनी सिस्टर को फोन कर रहा हूँ, हार्ट अटैक नॉट इलेक्ट्रोक्यूशन, मैं वो उसकी नौयत बता रहा हूँ, उसकी सूरत हाल। मैं बिलफर्ज बारिश रुकी है और मैं अपनी बहन को फ़ोन करता हूँ कि आ जाओ, वालदा ने पकौड़े बनाए, शाम में आ जाओ, घर आ जाओ। तो बोली भैया मेरा शौहर आ जाए ऑफिस से, बहनोई हमारा आ जाए। तो हम आते हैं और बच्चे ट्यूशन गए हैं और पीछे गली में 2 बच्चे करंट लगने से मर गए। अच्छा, तुम बताओ कौन कौन से पकौड़े बने? तो जो शख्स करंट लग के मरा चिपक के पीछे, उसकी जिंदगी की अहमियत आधे सेकंड से ज्यादा इसलिए नहीं थी कि पूरा शहर आदी हो चुका था। कि जिस तरह एक आम मौत होती है हार्ट अटैक से, ब्रेन हेमरेज से, या कोई अपनी जिंदगी का टाइम पूरा कर लेता है, वैसे ही करंट लग के मरना रोड पर आम मौत है। तो मैंने 2019 की बारिश से 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई और मैंने उसमें बोला कि अगर इस बारिश में कोई भी आपकी गफलत की वजह से मरा तो आपके मालिकों के नाम से FIR कटेगी। 3 दिन बाद बारिश हुई, मुझे फ़ोन आया कि 2 बच्चे मलिर 15 पे एक मिठाई की दुकान के बाहर एक शख्स कोई ठेला लगाता था, उसका बच्चा है, उसका नाम था, बच्चे का उमर नाम था, और एक बच्चा उसका दोस्त था, उसका नाम मुझे याद नहीं। ये 2 बच्चे जो हैं मेरे ख्याल में 9 साल और 8 साल की एज के, इनको करंट लग गया और ये पानी में उल्टे पड़े में मर चुके हैं। मैं इतनी शदीद बारिश में पड़े में हाँ, मैं वहाँ पहुंचा हूँ। तो उस वक्त तक लोग सामने ग्रेड स्टेशन है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई प्लीज बंद कर दो, मैं बॉडीज निकालनी है। एहतिजाज जारी था, वो बंद नहीं कर रहे थे बिजली। सो
तो मैं वहाँ पहुंचा तो लोगों ने बोला कि नहीं यार जफर भाई ये, मैंने कहा भाई 6 दिन बाद बकरीद है, इसका भी हक था इस बच्चे का, ये अपनी ज़िंदगी की ऐसी 50 60 70 बकरीदें देखता, इसके घर में खुशी होती है। तो मेरे ख्याल में उनमें से एक बच्चा इकलौता था शायद। फिर मैंने उन सबको राज़ी किया कि भाई कुछ भी नहीं होगा, पोस्टमार्टम थोड़ी होगा, बॉडी कटेगी थोड़ी, आप गुस्ल कफन सब दे दो, नमाज जनाजा भी कर दो, कब्रिस्तान जाने से पहले डॉक्टर के पास लेके, डॉक्टर कफन खोलेगा, लिखेगा कॉज ऑफ डेथ इलेक्ट्रिक शॉक, और आप मैयत दफना देना, लेकिन उनके खिलाफ पर्चा कटेगा। मैं थाने के बाहर गया, मैयतें लेकर मैंने प्रोटेस्ट किया, और मैंने पहले दिन शायद 6 FIR कटवाई, और टोटल मैंने 26 या 27 कत्ल की FIR कटवाई। किसी के जवान की मैयत लेकर थाने के बाहर बैठना, किसी के बुजुर्ग बाप की मैयत लेकर थाने के बाहर बैठना, क्योंकि जिस केस में जाऊं इकलौता बेटा, जिस केस में जाऊं इकलौता बेटा। फिर क्या हुआ जब FIR कटी? जब FIR कटी उनके खिलाफ, तो लाजिमी बात है उन फैमिलीज़ को मुख्तलिफ जगहों से थ्रेड्स आना, प्रेशर आना, ये मुझ पे बहुत प्रेशर आया, हर तरह की जो आप तस्वुर कर सकती हैं। ये सब चीज़ें जब हम किसी के लिए स्टेप लेते हैं, फिर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, मैं नहीं घबराया इन चीज़ों से, मैं फेस किया, मैं अदालत जाता रहा। इसी दरमियान इनके डैड पोल से अल-फलाह में एक बच्चे की मौत हुई। जो ये पोल चेंज कर देते हैं पुराना होने की वजह से, उन पोलों को रिमूव नहीं करते, उसके ऊपर पे केबल वालों के तार जा रहे होते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें, उनके तार ये काट देते हैं कनेक्शन, तो वो तार लटक रहा है, बारिश हुई उसमें करंट आया, बच्चा साइकिल चला रहा था, पर उस पर भी आवाज़ उठाई। इन दी एंड रिजल्ट ये निकला कि इनको 6.5 लाख पोलों पे अर्थिंग करनी पड़ी, और उससे हाँ इनके 98 अरब रुपए लगे। आज आप किसी कराची के गोठ में भी जाएंगे तो बिजली का पोलो, PMT का पोलो, उस पर पीले रंग की पट्टी लगी होती है, उस पर नंबर लिखा होता है कि भाई ये किस ठेकेदार के अंडर में आ रहा है। तो आज अर्थिंग हुई है, आज बारिश हो रही है, 4 साल से कोई पोल किसी को चिपका के नहीं जान से मार रहा, किसी का बाप नहीं मर रहा, किसी का भाई नहीं मर रहा, किसी का शौहर नहीं मर रहा, किसी के बच्चे नहीं मर रहे। तो बात ये स्टैंड लेना पड़ता है। इसी तरह से हमारे यहाँ एक जुल्म हो रहा था रमजानों में, यहाँ रमजान का चांद होता था, सब रोते थे कि जी चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे। अच्छा, चूंकि घी तेल इनके तो डब्बे पे प्रिंट होता है रेट, इसके कैसे बढ़ाएंगे? तो सबसे आसान चीज़ थी फल फ्रूट। तो ये क्या जुल्म करते थे, हर साल ये अगर सरकारी रेट है केले का 100 रुपये दर्जन, तो ये केला कर देते थे 600 रुपये दर्जन। अगर खरबूजा या तरबूज का रेट जो है वो है बिलफर्ज 80 रुपये दर्जन, 80 रुपये किलो, तो उसका रेट कर देते थे ये लोग 600 रुपये, 400 रुपये। तो मैंने पिछले रमज़ान मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्त को लिया, मैं गया एक मार्केट, और मैंने उसको बोला जो एक 4 लोगों की फैमिली के लिए फ्रूट चाट बनती है उसका सामान खरीद के लिया, लेकिन जो सामान लेना पेमेंट करना उसका उससे बोल रहा है पर्चे पे लिख दे। वो गया गाड़ी से उतर के, उसने जाके मेरे ख्याल में 1 दर्जन केले लिए, 6 सेब लिए होंगे, किनू लिए, मिला के जो सामान बनता है फल फ्रूट लिया और आ गया। अब 4 लोगों की फ्रूट चाट का सामान कितने का होना चाहिए? 500 2800 रुपये। मैं गाड़ी से उतरा, मैं उनके पास है, मैंने 2800 एक वक्त का फ्रूट चाट। यानी अगर आपने सिर्फ अपने बच्चों को 30 रोजे फ्रूट चाट खिलाई है तो 85 से 90 हज़ार की तो फ्रूट चाट हो गई। मैं उतर गया, मैंने कहा चाचा बिल आपने बनाया है? बोला हाँ। मैंने कहा सरकारी रेट लिस्ट पे तो केला 130 रुपये दर्जन लिखा है, आपने कैसे 600 लगाया? उसने बोला यही है भाई, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। जब मैंने देखा कि इस पर किसी का प्रेशर ही नहीं है, ना ये कोई खौफ है इसको, तो मैंने वहाँ खड़े होकर ऐलान किया कि मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे, हम 3 दिन के लिए फलों का बाइकआउट। तब आपने मेरा ये जुमला बोलना था, पूरे कराची शहर के हर घर ने फल का बाइकआउट किया। इंतहा ये थी कि पूरे पाकिस्तान में फिर इस बाइकआउट की मुहिम चली, और मुझे आज़ाद कश्मीर, ये किस साल की बात है? इस रमज़ान से पिछले रमज़ान। और जब 3 दिन बाद मैंने देखा कि ये अड़े में, तो मैंने 3 दिन मजीद बढ़ाने का ऐलान किया, और फिर वो वक्त आया कि इसी शहर में वही केला जो 600 रुपये दर्जन था वो 80 रुपये दर्जन, वही खरबूजा तरबूज जो 350 रुपये किलो था, 60 रुपये किलो भी लेने वाला कोई नहीं था। मुझे हरीपुर से कॉलें आती थी कि तुम जो जुल्म कर रहे हो, हमारे यहाँ लाइन से हज़ारों ट्रक रुके में फलों के, खुदा के वास्ते ख़त्म करो, नहीं तो हमारा माल सड़ जाएगा। मैंने कहा आप जिस रेट पे दे रहे हो उसका जो जायज़ मुनाफा अगर नीचे वाला रख के बेचेगा तो मैं कॉल ख़त्म करूँगा। ये इतनी हिम्मत आप में कहाँ से आती है ज़फर साहब? हम चूँकि जिस शहर में रहते हैं, हम यहाँ पर मुख्तलिफ जब से पैदा हुए यही सब देख रहे हैं। कभी 10 साल यहाँ लिसानी बुनियादों में लोगों को मारा जा रहा होता है, कभी यहाँ अगले 10 साल मजहब और फ़िरक़े की बुनियाद पर मारा जा रहा होता है, फिर उसके बाद यहाँ जैकेटें फटना शुरू हो जाती हैं बाज़ारों में, स्कूलों में। बिल्कुल। तो ये सब कुछ देख देख के आप उस पूरे सिस्टम, जो एक जुल्म का निज़ाम है, जो एक जबर का निज़ाम है, उसके खिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग खिलाफ खड़े होने के बजाय डर के उस सिस्टम का हिस्सा भी बन जाते हैं। तो खिलाफ खड़े होने के लिए जो मैं कहती हूँ डिटर्मिनेशन चाहिए, वो बहुत जिगरे का काम है, क्योंकि आपको पता है हर मरहले पे डेंजर है। तो यानी मौत से तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगता? नहीं, जब आप अपने हाथों से देखें ना, जब आप अपने हाथों से अपने
20 साल पुराने दोस्त को, 25 साल पुराने दोस्त को कब्र में उतारते हैं और उससे सिर्फ इस बुनियाद पे जीने का हक छीन लिया जाता है कि तुम सच क्यों बोल रहे हो, तुम जुल्म के खिलाफ आवाज क्यों उठा रहे हो, तुम लोगों को एक करने की बात क्यों कर रहे हो। और फिर आप देखते हैं कि उसके दुनिया के जाने के बाद उसके छोटे बच्चों को अल्लाह ताला पाल रहा है, उसकी बीवी को पाल रहा है अल्लाह ताला, उसकी माँ बाप पल रहे हैं, वो भी जिंदा हैं। तो फिर आपके जाने से कौन सा कोई फर्क पड़ेगा? सही, जो हमें भी अगर मार देंगे तो फर्क नहीं फैमिली जो है वो सपोर्ट करती है, 100% सपोर्ट करती है, और वो भी अलाइंड है आपके साथ साथ। हाँ, जिस तरह मैं सुबह अपने बच्चों को ये सोच के देख के निकलता हूँ कि शायद मेरा आज आखिरी दिन हो सकता है, इन लोगों को वापस ही मुझे देखने आना पड़े किसी अस्पताल के मुर्दा खाने, इसी तरह उनको भी पता होता है कि हम अपने वालिद को देख रहे हैं, कुछ नहीं पता क्या पोजीशन हो सकती है। देखिए, मुझे अभी 10 दिन पहले स्टेट ने लेटर दिया है बम प्रूफ गाड़ी का कि आप फौरन B6 गाड़ी ले लें, और स्टेट ने, लाजमी बात है ना, हम माफियाज के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मैंने लोगों को बताया, आपको सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, मुझे स्टेट ने पुलिस वाले भी दिए हुए हैं, मुझे स्टेट ने रेंजर्स वाले भी दिए हुए थे, मुझे स्टेट ने मोबाइल भी दी हुई थी पुलिस, ये सब सपोर्ट है मुझे। लेकिन बात ये कि हम जिस माफिया से लड़ रहे हैं आपको समझना पड़ेगा। जब मैंने लोगों को बताया तुम्हारा ये खून का टेस्ट जिसको तुम 6,000 रुपए दे रहे हो, इसकी असल कीमत ही 17 रुपए, तो कयामत मच गई थी। मेरे खिलाफ पेड कैंपेनें चलाई गई, किसी ने कहा शुतुरमुर्ग के नाम से मजाक उड़ाओ, किसी ने कहा इनके दस्तरखानों का मजाक उड़ाओ, किसी ने कहा इनके जो गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर खुले में इनका मजाक उड़ाओ, किसी ने कहा इनके यतीम खानों का मजाक उड़ाओ। हमारे 58 बिल्डिंगें तो सिर्फ कराची में रोडों पे जो लोगों की खिदमत कर रही हैं, हमने फेस किया। मैंने कहा मजाक उड़ाए, इन्होंने 4 महीने शुतुरमुर्ग, हमने रमजानों में हम जो सहरी कराते हैं रोजाना 40,000 लोगों को कराते हैं सहरी, तो वो कराची का ट्रेडिशनल एक त्यौहार बन गया जिसमें हर तरह के वो बेचारे लोग जो अच्छी डिशें नहीं खा सकते साल भर, वो अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं, या मंदी भी खाते हैं बकरे की, हर चीज़ हम खिलाते हैं, और हम नहीं खिला रहे, सेठ खिला रहे हैं। तो अब जैसे ये एक सेठ है, ये चाहता है कि यार मैं एक जनरल बात करता हूँ, कराची की 80% आवाम वो है जो अपने बीवी बच्चों को लेकर कभी ना किसी बड़े रेस्टोरेंट गए होंगे। मैं कहता हूँ जो इंग्लिश फास्ट फूड सेंटर है वहाँ भी नहीं गए, जहाँ बर्गर शायद 600 रुपये का 300 रुपये का मिल रहा है, वहाँ भी नहीं गए फैमिली के साथ। उनकी फैमिली की हसरत है कि हमारा शौहर कभी हमें आके बोले कि आज हम फला रेस्टोरेंट खाना खाने जा रहे हैं, या आज हम फला 5 स्टार होटल में बुफे अफ्तार करेंगे। कैसे कर सकते हैं बुफे अफ्तार? आप जब खाना खा के उठेंगे तो चाय और कोल्ड ड्रिंक और सब बिल मिला के आपका एक आदमी का 6,000 रुपये बिल बनेगा। आप 8 लोग गए, फैमिली खत्म, 48,000 रुपए पूरे आपके महीने एक साल की सैलरी चली गई। 48,000 रुपए में देखें जो उसकी बचत है वो 2,000 रुपए होगी शायद, तो वो पूरे साल में पूरा नहीं कर पाएगा। 24,000 बनेंगे, 2,000 रुपये घर में बचाता है। देखें, घर का बिल है जो उसको देना है, रेंट, बिजली का बिल है जो रेंट से भी डबल है। तो आपने इतने सालों ऑब्जर्व किया है हर चीज को, आपको क्या लगता है कि इस मुल्क की इकोनॉमी या एनवायरनमेंट या हालात बेहतर करने के लिए फर्स्ट 5 स्टेप्स क्या होने चाहिए? सबसे पहला स्टेप है आम आदमी को पावर में लाना पड़ेगा। आम आदमी को पावर में लाना पड़ेगा, जो पाकिस्तान का 80% है, जो पाकिस्तान का 85% है, उसको लाना पड़ेगा। ठीक है, सब बस यही, जिस दिन वो पावर में आएगा उसको सारा दर्द पता है, उसको पता है उसकी बूढ़ी माँ 12 घंटे की लोड शेडिंग में किस तरह तड़प के मरी है, उसको पता है उसके बच्चे की जब 1 महीने की फीस भी लेट होती है तो टीचर दूसरे बच्चों के सामने उसके बच्चे को कैसे रुस्वा करती है। तो आपके ख्याल में पिछले 5 सालों में जितने पॉलिटिकल कैंडिडेट्स आए हैं जो आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, उनमें से कोई ऐसा इंसान जिसके काम को देख के आपने कहा अच्छा ये मुझे सही लगता है? नहीं, मैं एक समाजी आदमी, मैं इस हवाले से आपको कोई राय नहीं दे सकता। रियली? किसी की तारीफ करना चाहें अगर कोई काम कर रहा है? मैंने आपको पूरा फार्मूला बता दिया। बिल्कुल बता दिया। जिसको ये दर्द पता होंगे कि जब घर में मौत होती है तो कितने लोगों से कर्जा लेना पड़ता है, उसको दूसरे की घर की मौत का दर्द पता होगा। तो आपने सोचा कि आप लोग खड़े हैं, ये पाकिस्तानी हैं, आप इनसे पूछे ना। नहीं तो अगर आपने कभी सोचा कि मैं कोशिश करूं आने मुझे तकरीबन ही सियासी पार्टियों की तरफ से पिछले दोनों इलेक्शन में बड़ी सीटों की ऑफर हो चुकी है। तो फिर मेरी लाइन नहीं है, मेरा काम नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूँ ये भी बहुत मुश्किल काम है। आप समझे, कराची की हर चौरंगी के ऊपर एक फ्री डायलिसिस सेंटर, कोई सोच सकता था इस मुल्क में? सरजानी टाउन में अलावा आईटी सेंटर्स बना रही हैं आपकी फाउंडेशंस, हर लेवल पे काम कर रही हैं। सबसे पहला फ्री आईटी सिटी पाकिस्तान में, जिसमें 2.25 लाख बच्चों को एडमिशन दिया गया फ्री में, जेडीसी ने बनाया। अब तक 80,000 से ज्यादा लड़के लड़कियां मर्द औरत पढ़ के निकल चुके हैं, टेस्ट नहीं, पढ़ के निकल चुके हैं।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं स्पीक इजी। मैं हूं आयशा उमर और इस वक्त हम कॉन्वर्सेशन में हैं विद जफ़र अब्बास ऑफ जेडीसी फाउंडेशन। अच्छा जफ़र साहब, पूरी दुनिया में अब जेडीसी फाउंडेशन के मैं कहूँगी इदारे बन चुके हैं विद डिफरेंट नेम्स, कुछ चैरिटीज़ हैं। कहाँ कहाँ आप लोग पहुँच चुके हैं? देखिए, हम अमेरिका में मौजूद हैं जेडीसी फाउंडेशन के नाम से। वहाँ हमारे पास 501c3 मौजूद है, पेपॉल मौजूद है, हम वहाँ पर वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा हम यूके चैरिटी रजिस्टर्ड है जेडीसी के नाम से, हम कनाडा चैरिटी फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर्ड है जेडीसी फाउंडेशन के नाम से। हम इन तमाम ममालिक में, अभी हमारी ऑस्ट्रेलिया में रजिस्ट्रेशन चल रही है, हमारी जर्मनी में चल रही है। अभी जो लास्ट तुर्की में ज़लज़ला आया था उसमें हमने जाके काम किया था वहाँ आफात के साथ मिलके। तो हम मुख्तलिफ सानियात पे पूरी दुनिया भर में काम भी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनका कैसा रिस्पॉन्स होता है? वो लोग बहुत दिल खोल के डोनेट करते हैं? लाजमी बात है, इस वक्त पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, जो हम जैसे फलाही इदारे हैं जिनके ऊपर हर महीने के फिक्स खर्चे हैं। अगर मैं अपने इदारे की बात करूं, हर डायलिसिस सेंटर यहाँ से लेकर सियालकोट तक जितने भी हैं, हर सेंटर का 1.25 करोड़ रुपए किट का खर्चा है खाली डायलिसिस की। एक सेंटर का 13 सेंटर है। फिर उसके बाद अगर मैं लैब की बात करूं, अगर $5 लाख भी इसका खर्चा है तो एक महीने का ये छोटा अमाउंट थोड़ी है। 15 करोड़ रेगुलर डोनर्स हैं जो हर महीने उनकी फिक्स्ड बिल्कुल उन्हीं की वजह से चल रहा है। इसी तरह स्कूल की बात करूं, 70 लाख रुपए सैलरीज हैं वहाँ पर। इसी तरह मैं दस्तरखानों की बात करूं, यहाँ से आज़ाद कश्मीर तक, पेशावर, लाहौर, कराची, जहाँ जहाँ भी हमारे दस्तरखान तक 35 से ज़्यादा दस्तरखान है। उसके ऊपर जो लोग आ रहे हैं, जेडीसी सिर्फ खाना नहीं खिलाती, जेडीसी कहती है आप भी पेट भर के खाना खाएं और इस खौफ के बगैर खाएं कि आप अकेले खा के जाएंगे। अपने बीवी बच्चों माँ बाप का खाना पार्सल लेके जाएं। और जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड और रिच फैमिलीज़ हैं, उनका कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन आपको लगता है होती है? होती है, बिल्कुल होती है। बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज हैं, बड़े बड़े नाम हैं। मैं यहाँ पे अगर 2, 4, 6 के नाम भी लूंगा तो वो मसला फिर ये है कि मैं बहुत अच्छी सपोर्ट है। मतलब ऐसे लोग भी हैं। मैं एक साहब के पास जाके बैठा, मैंने उनसे बोला कि सर इस वक्त बहुत टेंशन में हूँ, मुझ पे इतने करोड़ रुपए महीने के चढ़ चुके हैं, चाहे वो किटों की मद में हो, चाहे सैलरीज की मद में हो, चाहे ग्रॉसरी की मद में हो, और ये कैसे चलेगा मामला। ये तो सिर्फ महीने का जो बिजली डीजल का जो बिल आ रहा है लोड शेडिंग की वजह से, वो चढ़ रहा है 4-4 करोड़ रुपए। सिर्फ मलिर वाले सेंटर का डीजल का बिल, डायलिसिस सेंटर का 35 लाख रुपए लग रहा था महीने का। मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा मैं सेंटर बंद कर रहा हूँ, यहाँ के मरीजों को शिफ्ट कर रहा हूँ, लियारी, फेडरल बेरिया, गुलशन, सरजानी। भाई आप वहाँ डायलिसिस करा लो, आपका एक डायलिसिस मुझे उतने का पड़ रहा है कि आप 5 स्टार होटल में भी लेट के कराओगे तो सस्ता पड़ेगा। और फिर क्या मतलब, फिर डोनर्स राब्ता करते हैं आके, लाजमी बात है। हाँ, डोनर साथ जोड़ते हैं, लाजमी बात है। देखिए इतना बड़ा शहर है, यहाँ मुर्दा खाना ही नहीं था कोई इस तरह का कि जिसके अंदर आपने मैयत रखे हो, लेने जाए तो बगैर खौफ के अंदर जाके ले लें। ओपन मैयतें होती हैं, जाके ढूंढे, उसमें मैयत कफन उठा के, डरने वाला माहौल है ना। एक आदमी डर जाएगा या सहम जाएगा। हमने जो मुर्दा खाने 1000 मैयतों को बना रहे हैं, वही 2.25 अरब का प्रोजेक्ट है। छोटी रकम है। और ह्यूमैनिटेरियंस जो शहर में काम कर रहे हैं, आप लोग सब मिल के, आप लोगों की रिलेशनशिप आपस में कैसी? आप लोग सब मिलके भी काम करते हैं? देखिए ईदी सेंटर है, जैसे हम सैलानीज हैं, जैसे बड़ा प्राउड समझते हैं कि हम ईदी साहब को फॉलो करते हैं। बिल्कुल, हम ईदी साहब की लाइन को फॉलो करते हैं, हम ईदी साहब की सोच को फॉलो करते हैं। वो जिस तरह आइडियल है, जिस तरह ईदी साहब, मेरी आज भी प्रोफाइल पिक्चर आप देख लें, मैं और ईदी साहब की तस्वीर एक साथ है। जिस तरह ईदी साहब ने किसी यतीम, बेवा, मिस्कीन को रोटी देने से पहले उसकी नाम, उसकी जात, उसका मसलक नहीं पूछा, मजहब नहीं पूछा, हम भी नहीं पूछते। बिल्कुल। हमारे खिलाफ इंतहा पसंद तंजीमें सारा साल कैंपेनें चलाती हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके खिलाफ चलाती है। वो कहती है पूछो। मैंने कोविड में वीडियो बनाई, मैंने अपने हाथ पे चावल और दाल का दाना रखा, मैंने कहा मैं चावल से पूछ रहा हूँ अपना मसलक बता, इस दाल से पूछ रहा हूँ अपनी मजहब बता, अपनी जबान बता, नहीं बता रहा। फिर मैंने एक बच्चे के साथ वीडियो बनाई, वो कोविड में बच्चा मेरे ख्याल में 2.5 साल का होगा, अपनी माँ के साथ आया था, तो वो हमारे जौहर वाले तंदूर से रोटियां लेके जा रहा था। तो मैंने उस बच्चे को गोद में लिया, मैंने कहा मैं इस बच्चे से क्यों पूछूं तेरा मसलक क्या है, तेरा मजहब क्या है? ये भूखा है, इसका मजहब इस वक्त क्या है? भूख। मैं उसको रोटी दे तो रहा हूँ। पर देखें, हम जानते हैं जितना भी हम काम कर रहे हैं, जब तक अल्लाह ताला चाहेगा ये सिस्टम चलेगा। जिस दिन ये तो सब ऊपर सब। और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप इस इदारे को आने वाले 2 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मैं आने वाले 2 साल बाद ये देखना चाहता हूँ कि मैं अपने हाथ से इस इदारे को ताला लगा रहा हूँ। रियासत अपनी जिम्मेदारी, लोगों की जान माल, इज्जत का तहफ़्फ़ुज़, उनकी सेहत, उनकी खुराक, उनका इलाज, उनकी तालीम के मामला जिसके हैं वो कर रहा होगा। हमारी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हम अपने हाथ से ताला लगा देंगे। हमारा कोई ऐसा अरमान नहीं है कि हमारा 5000 बेडों का अस्पताल हो, हमारे वो 500 स्कूल हों और हमारे 2000 डायलिसिस सेंटर हो। मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं है। हाँ, लोग रुस्वा हो रहे हैं, लोग जलील हो रहे हैं,
लोगों के फैमिली मेंबर्स मर इसलिए रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए का महीने में डायलिसिस नहीं करा सकते। तो मैं इसलिए हर इलाके में मैंने खोल दिया डायलिसिस सेंटर, गली गली। क्या करूं, एक मरीज अगर किसी सरकारी अस्पताल एम्बुलेंस में अपनी माँ को लेकर, एक अटेंडेंट अगर अपनी माँ को लेकर जा रहा है तो एम्बुलेंस 3,000 रुपए जाने का ले रही है, 2,000 रुपए वेटिंग का ले रही है, 3,000 रुपए लाने का ले रही है। यानी जिंदा रहना भी सिर्फ अमीर का हक है। गरीब के घर में कोई बीमार हो जाए तो पूरी फैमिली मिलकर उसके मरने की दुआ करे, गलत है। ये तो बहुत हार्ड फैक्ट्स हैं अभी हमारे मुल्क के। अच्छा, एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन जो अभी पंजाब में बड़े सालों से शुरू हुई हुई है और अब आके हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई है, स्मॉग सिचुएशन। मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि क्या मेजर्स लेने चाहिए सबको कॉम्बैट करने के लिए अभी गवर्नमेंट को? देखिए, मैं अभी पंजाब में था, मैं देख रहा था वहाँ गवर्नमेंट मुख्तलिफ कानून साजी इस हवाले से कर रही है कि आप अपनी फसलों को, जो बाज फसलें जला रहे होते हैं उसको भट्टियों को बंद करें, भट्टियों को बंद करें। जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं उसके कुछ टाइमिंग्स बनाए जा रहे हैं, उसकी चीज़ें हो रही हैं। मैंने देखा अभी शायद पड़ोसी या अरब मिडिल ईस्ट से किसी मुल्क ने कल कोई ऑफर की है कि हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे हम ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैटर वही वाला है कि आवाम की इस वक्त जो तरजीहात है वो सबसे बड़ा मसला है कि वो ये देख रहे हैं कि उनके बच्चे दिन में 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहे। उनको अभी सांस तक तो सोच ही नहीं रहे। सांस वास जब आपकी आंखों में रंग ही नहीं होगा, आपके बच्चे भूखे होंगे, आपकी माँ बगैर दवाई के अपने दिन पूरी कर रही होगी, आपकी ज़ौजा को स्कूल बुला के रुस्वा कर रहा होगा कि 3 महीने से आपने रेंट नहीं दिया और बच्चों की फीस नहीं दी है। मालिक मकान की बीवी आके चीख रही होगी 5 महीने से तुमने रेंट नहीं दिया। बिल्कुल। तो लोगों की हालत देखे ना, 300 रुपए का 10 किलो आटा मिलता है। यही है ना कि जब खाने को नहीं है और आप भूख से मर रहे हैं तो ये तो नेक्स्ट स्टेप पे बात आती है। तो ज़फ़र साहब, इतना सारा स्ट्रेस दिन का होता है आपके दिमाग पे, इतनी चीज़ों के बारे में सोचना है, आप पर्सनल लेवल पे अपने दिमाग को सुकून देने के लिए क्या डेली प्रैक्टिस करते हैं? नमाज तो चले हम 5 टाइम्स डे आप पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आप सोचते हैं एट द एंड ऑफ द डे? जी ज़नी, सुकून ही तो है मेरा कि मैं ये मेरे लिए सुकून का बाइस है। इतने सारे लोगों को जवाब देना है मुझे, ये मेरे लिए सुकून का बाइस है। आप जब अंदर दाखिल हुई, रोड से लेकर यहाँ तक आने में आपने कितने मरीजों को देखा जो खून के टेस्ट कराने आए हुए थे? बहुत। हर एक की स्टोरी है, कैसे उन्होंने अपने पाँव उठाए होंगे कि पता नहीं हम वहाँ जा रहे हैं। जवाब जो आपने देना है, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। सबकी इश्यूज को मैंने किसी को देखें मैं समझाऊं, हम जो भी काम कर रहे हैं हम किसी के मुलाजिम नहीं। नहीं, ऑफ कोर्स हमें किसी ने पाबंद नहीं किया हुआ कि तुम जबरदस्ती रातों को जागो। वो जो तुम्हारे दरवाजे पे एक फैमिली आके रात को 3 बजे लाते मार रही है कि इतनी बड़ी बातें करते हो, मेरा बच्चा वेंट पे पड़ा है, मर रहा है प्राइवेट अस्पताल में, मुझे 22 लाख रुपए दो, और कैसे नहीं दोगे? वो आपका ये एतराज नहीं सुनेगा कि बैंक सुबह 9 बजे खुलेगा, और अगर उसका बच्चा 5 बजे मर गया सुबह बैंक खुलने से पहले, तो फिर वो जिंदगी भर आपको बद्दुआ भी देगा। अब ये मामला तो आखिरत में जाके क्लियर होगा कि भाई मेरे पास पैसे बैंक में थे, या मैं कहां से देता, या इतनी बड़ी रकम एक बच्चे के ट्रांसप्लांट के अगर 5 करोड़, अभी एक बच्चे का ट्रांसप्लांट था तो उसके लिए पैसे चाहिए थे $17 लाख। $17 लाख, 55-56 करोड़ रुपए मैं कहां से दूंगा? तो फिर मैंने वो केस रेफर किया सिंध गवर्नमेंट को, फिर सिंध गवर्नमेंट ने पैसे दिए। तो मैटर ये, लोग बेचारे इस वक्त मुश्किल में, वो देखते हैं वो कौन सा ऐसा इदारा है जहां हम जाएंगे वो हमसे कोई ऐसा सवाल नहीं करेंगे कि अपनी जात बताओ, अपने बाप की जात बताओ, अपना मसलक बताओ, अपने माँ का मसलक बताओ, अपनी जबान बताओ, अपना सूबा वो कहते हैं यार ये इदारा हमें जेडीसी नजर आ रहा है, इस पूरे सेंटर में घूम लें, एक स्टिकर नजर नहीं आएगा, चंदा दे दो, भीख दे दो। 58 बिल्डिंगें कराची में हैं जेडीसी की जहां लोगों की खिदमत की जा रही है, कहीं एक यतीम मिस्कीन लाचार की तस्वीर हमने नहीं लगाई। हमारे यहाँ जो फेस नजर आएगा हंसता हुआ नजर आएगा। हमने कोई एक अपील नहीं लिखी, पैसा दे दो, ये बच्चा वेल्डर बन जाएगा अगर आपने नहीं पढ़ाया, या ये बच्चे के हाथ कट जाएगा। नो 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 नो, हमने कभी किसी की लाचारी नहीं बेची, हमने किसी की मुफलिसी नहीं बेची। हमारे जितने ओल्ड एज होम हैं, आप कहीं भी चले जाएं, चाहे वो गुलशन वाले में चले जाएं, 4K चले जाएं, बफर जोन चले जाएं, सदर वाले कहीं चले जाएं, हमारे पास जो बुजुर्ग अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम वेंट पे भी पूरे कर रहा होता है ना, तो हम नहीं बोलते अस्पताल को वेंट बंद कर दो भाई, प्राइवेट अस्पताल में होता है, हमारा लाखों रुपए लग रहा है। बिल्कुल। जब वो बुजुर्ग मर भी जाता है तो हम उसकी फैमिली को ढूंढते हैं, उनको लाते हैं, उनको पैसा देते हैं, तुम इसकी आखिरी रस्मात पूरी करो, तुमने जिंदगी में इनको फेंक दिया था निकाल के। अगर वो फैमिली नहीं आती तो हम उसकी पूरा जो कुछ भी उसकी तजवीज़ तकफीन होती है पूरी करते हैं, और उसकी तस्वीर लगा के फेसबुक पे भीख नहीं मांगते। हमने यतीम बच्चों को टीवी पे बैठा के भीख नहीं मांगी,
हमने बुजुर्गों को बैठा के कभी ड्रामे नहीं किए कि हाँ भाई ख्वाहिश बताएं, नो, उनकी कोई ख्वाहिश होगी हमें बताएंगे और वो हम करवा देंगे इंशाल्लाह पूरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। हमने देखिए, हमें पता है क्या चीजें बेची जाती हैं, क्या नहीं बेची जाती। फेसबुक पे आपने बहुत लाइव वीडियोस डाले। देखें, पाकिस्तान में फेसबुक लाइव शुरू हमने किया था 2000 गालिबन 2010 से जब ये इदारा बनाया था। तो सोशल मीडिया की वजह से आपको लगता है बहुत रीच आई है और बहुत ज्यादा मतलब इख्तिलाफ करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। जेडीसी आज जिस लेवल का पाकिस्तान में इदारा है ना, तो जेडीसी की कम से कम अब तक पाकिस्तान में 2000 फंड रेज कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर हो जानी चाहिए थी। ऐसे ही है, बिल्कुल, एक भी नहीं किया आज तक। हम किसी के दरवाजे पे गए नहीं, हमने कभी नहीं किया कि भाई किसी सेठ की शादी में जाएंगे, वहाँ वेटर बन के घूमेंगे, उसके बाद सेठ सबको दिखाएगा ये देख ये इदारा मेरे पैसों पे चल रहा है। नो नो नो। वैसे मेरा ऐलान है कि आप हमारे इदारे को 1 रुपया दीजिए किसी चैरिटी में और आप मुझे बोलें बंदर वाली डुगडुगी लेके बैठ जाओ मेरे चबूतरे में, मैं 2 दिन बैठा रहूँगा, क्योंकि आपने किसी गरीब के लिए सपोर्ट किया। आप मेरे इदारे को नहीं, किसी भी गरीब की मदद करो और मुझसे बोलोगे मेरे घर के बाहर आके झाड़ू लगाओ, मैं लगाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल। मेरा पूरे मुल्क के जितने इंतहा पसंद थे जो नफरत का बयानिया फैलाना चाहते थे, उन्होंने कैंपेनें चलाई। ये मैं भी पूछने वाली थी ऑस्ट्रिच के खिलाफ कि ये शुतुरमुर्ग क्यों खिलाया तुमने। मैंने 3 महीने बाद ऑस्ट्रिच के नाम से ब्रांड लॉन्च कर दिया, उनका शुक्रिया था कि मैंने कहा आप और कैंपेन चलाएं। अभी इस वक्त मेरे पास जीन्स की पैंटें हैं, डेनिम में मेरे पास टी शर्टें हैं, कुर्ता शलवार है, औरतों का कपड़े सब ऑस्ट्रिच के नाम से हैं, लेकिन जिस दिन सामान उतरता है उसी दिन सब ऑनलाइन बिक जाता है। तो मैंने तो शुक्रिया था किया, मैंने कहा थैंक यू। आप अगले साल एक मुर्गी पे भी चला देना कैंपेन है, मुर्गी के नाम से भी ले आऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं स्पीक इजी। मैं हूं आयशा उमर और इस वक्त हम कॉन्वर्सेशन में हैं विद जफर अब्बास ऑफ जेडीसी फाउंडेशन। जफर साहब, आप इतने इंस्पायरिंग हैं, अल्लाह आपको मतलब बहुत 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 आपके मकसद में आगे लेके जाए, आपको प्रोटेक्टेड रखे, आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन रहे हमेशा। देखिए, बात यही दुआ है हमारी। काम हमने जो भी काम किया, अगर मैं कहता हूँ नहीं है बिलफर्ज प्रोटेक्शन नहीं है, कल को कोई शख्स आके हमें मार देता है या बिलफर्ज हमें सुबह हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, मर जाते हैं, तो क्या वो बच्चा जो हमारे ओ लेवल के स्कूल में फ्री में पढ़ने आ रहा है उसकी माँ उस बच्चे की छुट्टी कराएगी? नो। वो 2.5 साल के बच्चे का मेरे जिंदा रहने से क्या ताल्लुक, उसको पता भी नहीं होगा, चलता रहेगा। वो माँ जिसको हर 48 घंटे में 4 घंटे डायलिसिस की मशीन पे लेटना है, क्या वो उस दिन डायलिसिस छोड़ देगी? जफर मर गया? नो। नहीं। मेरा पॉइंट ये कि ये नेटवर्क और बड़े और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आपके साथ आपके बाद बहुत सारे लोग आपकी मदद करें इसमें और आपका सिस्टम हमेशा चलता रहे। देखिए, हम तो सीधा काम कर रहे हैं। उसकी दलील ये है कि आपको इस पूरे प्रोग्राम में कोई लिखा हुआ सवाल नहीं करना पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि मुझे कोई सवाल भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि जितने सारे मेरे सवाल थे उनके जवाब आपने खुद मुझे दिए हैं, बिकॉज वो रियलिटी है। देखिए, हम बहन उन ड्राई सब्जेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं जिसपे चंदा वंदा नहीं मिलता, डोनेशन नहीं मिलता। उन ड्राई सब्जेक्ट में फ्री IT सिटी है, उसमें हमारे तो वो टीचर जो एक कोर्स का 2 लाख रुपए पर बच्चा लेता है, अगर वो हमारे यहाँ 10,500 बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो तो बिल बना के देगा ना अरबों रुपए। तो या वो जितने भी करोड़ों रुपए फीसें जा रही हैं उसमें मैं किससे जाके बोलूँगा हम बच्चों को हुनर सिखा रहे हैं, लाए डोनेशन दे दें। जब कोई शख्स मरता है उसकी मैयत रखने का कोई मुर्दा खाना 5,000 ले रहा है, कोई मुर्दा खाना गुस्ल कफन का 1500 ले रहा है, कोई 5,000 ले रहा है, कोई मैयत बस का 15,000 ले रहा है, कोई कोफिन बॉक्स का 12,000 ले रहा है, कोई कब्र का 50,000 ले रहा है। तो ये पैकेज पड़ गया 1.25 लाख रुपए का। हमने मुर्दा खाना फ्री कर दिया, वो भी बॉक्सेस वाला, जहाँ ना कोई बदबू है ना कोई खौफ है। हमने गुस्ल कफन फ्री कर दिया, जहाँ ऑपरेशन थिएटर वाली लाइटें लगी हुई हैं कि अगर मरूम के जिस्म पे कोई जख्म भी है तो आपको नजर आएगा, आप साफ करके जमीन को मैयत पाक साफ ताहिर दें। हमने कोफिन बॉक्स जो 11 से 15,000 का था वो फ्री कर दिया, किसी भी शहर मैयत लेके जाओ कोफिन बॉक्स फ्री मिलेगा। हीनो कंपनी की 4-4 करोड़ रुपए की बसें, उसका नाम क्या है? फ्री मैयत बस। नहीं, फ्री में आप मैयत कब्रिस्तान ले जाए। कब्रिस्तान 40 साल से कराची में जमीन नहीं थी, हमने सिंध गवर्नमेंट से जमीन लेके फ्री कब्रिस्तान बना रहे हैं। डिजिटल कब्रिस्तान है कि अगर आपके घर में कोई मरीज है या आपका बच्चा बाहर मुल्क में अपने बाप भाई बेटे की मैयत तदफीन देखना चाह रहा है, लाइव दिखता रहे, जिस दिन देखना चाहता है उसकी कब्र जाए, नंबर डाले, अपनी कब्र देख ले मरूम की। 1 रुपया पैसा नहीं है इसका, फीस है ही नहीं कब्र की। 2 सड़कें बन गई हैं, 9 सड़कें और बननी है, कब्रिस्तान ऑन हो जाएगा। मुर्दा खाना ऑन कर दिया है, 2 दिन बाद ऑन हो जाएगा। के इलेक्ट्रिक ने कल एक और नया बिल भेज दिया, वो भी हम जमा करा देंगे। PMT हमने लगवा दी है करोड़ों रुपए की, सब चीजें पेड़। 2.25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है ये, कब्रिस्तान अलग। तो हम उन सब्जेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं जहाँ कोई डोनेशन, मैं किससे मांगू डोनेशन? जाके लोगों की सोच वहां नहीं जाती और उनको जाना जरूर है। अभी देखिए ना, बिलफर्ज मेरे घर में किसी का इंतकाल हो जाए,
मैं बोलूं भाई ये मैयत रात में 11 बजे इंतकाल हुआ है, जोहर में नमाज जनाजा है, गर्मी है, सुबह तक तो बॉडी खराब, अब मैं किसी मुर्दा खाने में मैयत रखवाऊं और जब लेने जाऊं तो दरवाजा खोले जाए बोले मैयत ले आए अपनी निकाले अंदर। इट्स अ रियलिटी। एक बेवा है, उसके घर में डेथ हो गई है, वो अकेले क्या करेगी, उसको क्या समझ आएगी कि क्या करना है। मैं उससे भी आगे की बात कर रहा हूँ, बेवा नहीं मर्द। अगर मैं मर्द हूँ और मुझे भेजा जाए मुर्दा खाने में, मैं अंदर जाऊं और दरवाजा बंद कर दे, कूलिंग बाहर आ रही है, अब मैंने 300 मैयतों का कफन उठा के अपने बाप भाई को ढूंढना है उस मैयतों में। बस जफर साहब, मैं तो लड़कियों की सोच रही हूँ ना कि एक लड़की ये लड़का भी नहीं कर सकता। वो क्या करेगी अगर उसके घर में कोई आदमी ये तो नहीं एक है। सेकंड बात है ना। हाँ। मैं तो मर्द हूं ना, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 300 मैयतों का अगर एक आम आदमी हूं। पहली मैंने चादर उठाई तो वो एक्सीडेंटल बॉडी थी, मुंह से ट्रक गुजरा हुआ है, मुंह के ऊपर से रख दी मैंने। दूसरी उठाई जली हुई बॉडी है। तीसरी उठाई बॉडी फट चुकी थी, पुरानी बॉडी, बाद में मालूम। तो मेरा तो जब तक मैं 25वीं बॉडी तक पहुंचूंगा दिमाग बंद हो जाएगा। फिर वो जो ताफुन है मैयतों का जो अंदर घूम रहा है 50 सालों, हमने क्या किया, हमने बॉक्सेस बना दिए। हर बॉक्स में ड्रेनेज का निजाम अलग लगा दिया कि कुछ भी मैयत का फुजला निकला है वहीं अंदर वॉश भी हो जाएगा। हम मैयतों के लिए जो गुस्ल खाना बनाया, आप देखेंगे, आप बोलेंगे कोई 5 स्टार होटल बना दिया। हर मैयत के लिए जो गुस्ल हो रहा है बंद जगह पे हो रहा है, पर्दा है, उसका ख्याल है, मैयत की हुर्मत का ख्याल है। ये नहीं कि गुस्ल हो रहा है 22 आदमी देख रहे हैं। नो, मुझे पता है आपने जाना है, आपने बहुत टाइम दे दिया है, क्योंकि इतनी जब जज्बात होते हैं तो टाइम की का पता नहीं चलता। एंड आई थिंक आप लेट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया बहन। अल्लाह आपको बस अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे हमेशा, आपको और अल्लाह ताला आपके सेहत दे जिंदगी में। इस मिशन को, इस कॉज को बहुत आगे लेके जाए, बहुत सेंचुरीज के लिए, जब तक दुनिया है। बहुत थैंक शुक्रिया, यू सो आपका मच। शुक्रिया, आपका थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। हम मिलेंगे अगली एपिसोड में एक और किसी इंस्पायरिंग ह्यूमन से। अल्लाह की तरफ से हमारे पास बहुत 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 सारी अच्छी और इंसान आइडियाज़, ऑर्गेनाइजेशंस आती रहती हैं, जिनको मैं कोशिश करूँगी आपके सामने लाऊं, आपको अवेयरनेस दूं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।